हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो विथ लैंग्वेज। तो कौन से लैंग्वेज से अपन को जाना चाहिए? तो मैं तीनों लैंग्वेज का बताता, लाइक सीपीपी, जावा, पाइथन, ये तीन ही मैक्सिमम अपन यूज करते हैं। तो गोइंग फॉर सीपीपी, लाइक जो हार्डकोर कोडिंग रहता है, जो सीपीपी लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, तो अपन लाइक सीपीपी इज द बेस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, क्योंकि वो फास्टेस्ट लैंग्वेज है, ओएस के एकदम पास रहती है। तो ये हाईली रिकमेंडेड रहती है सीपी के लिए। और इसके अंदर एसटीएल लाइब्रेरी रहती है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो इसके यूज से वो जो सीपी के जो बहुत सारे शॉर्टकट्स रहते हैं, तो अपन उससे बहुत आसानी से सीपी कर सकते हैं। तो सीपीपी का हो गया। फिर पर्क्स ऑफ यूजिंग जावा, तो तुम जावा से करो तो वो मीडियम स्पीड देता है, लाइक सीपीपी से थोड़ा सा कम है और पाइथन से ज्यादा है। और ये सेकेंड मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज है सीपी के लिए। और इसके अंदर जैसे सीपीपी में एसटीएल लाइब्रेरी है, इसमें कलेक्शन फ्रेमवर्क है, तो उसका कोई नहीं है कि मतलब इसमें कुछ नहीं रहेगा। एंड लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्क जो रहता है, जो जावा के यूज करके अपन कर सकते हैं, तो अब जावा अपन सीपी के लिए भी यूज करते हैं, डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, जैसे उसमें स्प्रिंग वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे जावा के फ्रेमवर्क्स है। तो अपन जावा अगर यूज कर रहे हैं तो अपन उससे सीपी भी कर सकते हैं, डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो उसके पर्क्स ये हो गए। एंड कमिंग टू थर्ड लैंग्वेज, फिर पाइथन। फिर पाइथन में अपन लाइक वो ज्यादा हाईली रिकमेंडेड नहीं रहता सीपी के लिए, क्योंकि उसमें फिर टाइम लिमिट एरर वगैरह, कॉम्प्लेक्सिटी का थोड़ा प्रॉब्लम इशू रहता। तो इसके लिए पाइथन नहीं रहता इतना हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि वो हाईली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। एंड वो डेवलपमेंट के लिए मैक्सिमम यूज होता है। जैसे अपन को पता है कि एआई एमएल के लिए मैक्सिमम अपन पाइथन, फिर वेब डेवलपमेंट के लिए जैसे जैंगो, फ्लास्क, ये हो गया, तो उसके लिए अपन पाइथन यूज करते हैं। तो लाइक मैक्सिमम अपन देखेंगे तो सीपीपी और सेकेंड मोस्ट प्रिफर्ड जावा, तो ये अपन दोनों यूज कर सकते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है कि कोई भी एक लैंग्वेज से अपन जो अपन चूज कर रहे हैं, तो उससे अपन को लाइक कंफर्टेबल हो जाना है। सारे सिंटैक्स वगैरह अपन को अच्छे से आ जाने चाहिए। फिर एक बार अपन ने लैंग्वेज चूज कर ली, फिर उसके बाद सिंटैक्स वगैरह से अपन एक बार ये हो गए, लाइक व्हाट वी कैन से कंफर्टेबल हो गए, कंपैटिबल हो गए, सो देन वी कैन गो ऑन डिफरेंट साइट्स लाइक हैकर रैंक वगैरह जो भी है, तो वो करण बता देगा तुमको कैसे करना है। फिर उसमें जहाँ लाइक यू कैन गो देयर एंड यू कैन प्रैक्टिस विथ दोज वेबसाइट्स, बेसिक जो भी है। फिर उसके बाद लाइक डिफरेंट टॉपिक्स है, डेटा स्ट्रक्चर्स से लेके, लाइक तुमने बेसिक पढ़ा होगा, एरेज, फिर स्ट्रिंग्स, फिर लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, फिर रिकर्शन। फिर ऐसे तुम कर सकते हो। पहले एरेज वगैरह जो भी है वो सिंपल इसमें इम्प्लीमेंट करो, एंड देन उसके बाद एसटीएल यूज करके स्टैक, क्यू, रिकर्शन, ये सब प्रैक्टिस करो। एंड हर एक टॉपिक के एटलीस्ट 30-40 क्वेश्चंस कर लो, एंड तुम्हें वेबसाइट का मिल जाएगा। और एक कंसिस्टेंसी रखो, ताकि लाइक जो भी रहेगा, क्योंकि उसके सीपी के बहुत अच्छे, लाइक बहुत जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलते कि तुमने आज किया और कल तुम बहुत अच्छे हो जाओगे। तो उसका कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा लाइक मैटर करता सीपी के लिए। और लाइक क्योंकि एक इसके लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस रहते हैं, तो तुम्हें धीरे धीरे वो लाइक तुम अपना माइंड डेवलप करोगे। और लाइक बस ऐसा नहीं कि खुद का सोल्यूशन अगर एक्सेप्ट हो गया तो वही सोल्यूशन सही है, तो और एक दूसरों के सोल्यूशंस देखो, वीडियो ट्यूटोरियल्स देखो, तुम्हें डिफरेंट अप्रोचेस मिलेंगे। और लाइक कॉम्प्लेक्सिटी के डिफरेंट डिफरेंट ये मिलेंगे कि कैसे कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कॉम्प्लेक्सिटी का। एंड फिर हो गया ये। फिर इसके बाद है ना, तुमने डेटा स्ट्रक्चर धीरे धीरे अच्छे से कर लिया, तो वैसे फिर एरेज, लिंक लिस्ट के जैसे डिफरेंट डिफरेंट अल्गोरिदम्स रहते हैं, लाइक कडेंस अल्गोरिदम्स हो गया, वैसे डिफरेंट डिफरेंट अल्गोरिदम्स रहते हैं। तो उससे अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छे से लाइक ये कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो उसमें फिर धीरे धीरे तुम अल्गोरिदम्स यूज करना स्टार्ट कर दो। और फिर उसके बाद you can like after learning these algorithms and practicing these algorithms, you can go for different sites like competitions like Google Code Jam हो गया, फिर ICPC हो गया, फिर वहां पे तुम कर सकते हो। फिर कमिंग टू रिसोर्सेस, तो रिसोर्सेस 2 मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता। तो यहाँ पे लाइक डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स है, तो यूट्यूब चैनल्स मैंने लिस्ट रखे हैं। तो जो एक आदित्य वर्मा हो गया, तो आदित्य वर्मा अल्गोरिदम्स मेड इजी। फिर कार्तिक अरोरा, फिर तुषार रॉय और अब्दुल बरी, ये तुमको अल्गोरिदम्स के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। लाइक ये अल्गोरिदम्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि कोडिंग पे।
फिर तुमको चाहिए तो ये लाइक स्नैप ले लो, ये यूट्यूब के है सारे। फिर इसके बाद अनुज भैया अपना कॉलेज, इसका पूरा एक सी प्लस प्लस का प्लेसमेंट का ये है, तो इसका पूरा डीए से अपना कॉलेज से कर सकते हो। फिर अनुज भैया का है लाइक उसका भी है। फिर अगेन कोड एंड कोड है, कोड वूप है, सीपीपी नट्स है, तो तुम यहाँ पे एसटीएल का लाइक कैसे इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करते हैं वो सब सीख सकते हो। फिर इफ यू हैव टू गो विथ जावा, तो जावा के लिए बहुत बहुत अच्छी लाइक यूट्यूब चैनल है, वो है पेप कोडिंग। तो पेप कोडिंग में तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाएगा। तो पेप कोडिंग तुम जावा से कर रहे हो, और कुणाल कुशवाहा ये तुम अगर जावा से कर रहे हो, तो दीज बोथ चैनल्स आर लाइक रिकमेंडेड। एंड लव तुम कर सकते हो, लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह क्या रहता है, फिर लाइक जो एकदम बेसिक बेसिक थिंग्स रहते हैं ना, वो तुम इस चैनल पे, लव चैनल पे देख सकते हो। तो ये हो गया अपने यूट्यूब रिसोर्सेज। फिर तुम इसका स्नैप लेके एक बार हर एक पे विजिट देख लो कि कैसा है। तो और तुम्हारे हिसाब से कौन सा लाइक तुमको समझता है, उसके हिसाब से तुम जा सकते हो। फिर कमिंग टू वेबसाइट्स, तो वेबसाइट्स में है एक cpalgorithms.com करके है। तो cpalgorithms.com करके, तो उसमें तुमको डिफरेंट ये मिलेंगे लाइक अल्गोरिदम्स है, लाइक आई शो यू द वेबसाइट इटसेल्फ। तो यहाँ पे जैसे सीपी अल्गोरिदम्स करके है, तो ये अल्गोरिदम्स पूरा ही अल्गोरिदम्स के कवर करते हैं। जैसे जो एकदम बेसिक मैथ्स का है, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन, यूक्लिड अल्गोरिदम वगैरह वगैरह, प्राइम नंबर्स वगैरह। तो लाइक प्राइम नंबर्स का अपन बेसिक अपन को पता है कोड, बट जब नंबर्स बहुत बड़े बड़े रहते हैं, तो सीव ऑफ एरिस्टोथेन्स ये सब अपन यूज करके करते हैं। फिर इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। फिर लाइक यू कैन सी, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स में इसके स्टैक, क्यूज, पास टेबल, ट्रीज का सब कुछ जो भी अल्गोरिदम्स है ये इसमें दिए हैं। फिर एडवांस वाले हैं, डीपी के है, लाइक हर एक डेटा स्ट्रक्चर ये सीपी अल्गोरिदम्स कवर करता है। सो ये रिकमेंडेड है, तो तुम इसके साथ जा सकते हो। फिर सेकेंड चीज है, तुम यू कैन गो फॉर c++.com। तो अगर तुम सीपीपी में जा रहे हो, तो तुम c++.com में जाके, यहाँ पे रेफरेंसेस में जाके, फिर तुम्हारे कंटेनर्स में तुमको जो भी पढ़ना है, लाइक अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो एसटीएल, तो दिस कैन बी वन ऑफ द लाइक रिकमेंडेड दिस, क्योंकि सपोज तुमको ठीक है एरे पढ़ना है, तो एरे का एसटीएल लाइक ठीक है, तो एरे पढ़ लिया, तो यहाँ पे क्लिक किया, तो तुमको सारे जितने भी फंक्शन है एरे के एसटीएल में वो दिख जाएंगे। फिर सपोज आपका एरे हो गया, फिर डीक्यू में जाना है, फिर डीक्यू में जाके फिर वहाँ पे कौन से चाहिए, डीक्यू में चले गए, फिर डीक्यू के सारे फंक्शंस ऐड, क्लियर, लाइक जो भी है। सपोज मेरे को लाइक इम्प्लेस करना है, तो इम्प्लेस का क्या है, तो यहाँ पे विथ कोड तुमको पूरा इम्प्लीमेंटेशन के साथ समझा दिया जाता है कि कैसा है। तो c++.com, अगर तुम सीपीपी का कर रहे हो, तो यू कैन गो विद दिस वेबसाइट। तो लाइक डॉक्यूमेंटेशन टाइप है ये, तो तुम इसके साथ जा सकते हो। एंड फिर ये हो गया। एंड नेक्स्ट इज gfg.com। तो gfg.com तुम सबको पता है, गीक्स फॉर कीक्स। तो गीक्स फॉर गीक्स में मतलब पूरा कंबाइंड है। जैसे तुमको डेटा स्ट्रक्चर करना है, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का पूरा अलग कॉलम है। तो डेटा स्ट्रक्चर में कौन सा चाहिए तुमको, लाइक एरे वगैरह जो भी है, तो इसमें लाइक बहुत कुछ है, इतना ज्यादा है कि मतलब बोल नहीं सकते, बहुत ज्यादा है। तुम हर एक एडवर्स डेटा स्ट्रक्चर यहाँ से पढ़ सकते हो। और फिर अल्गोरिदम्स हो गया, तो यहाँ पे भी हर एक अल्गोरिदम्स है, जैसे ग्राफ के अल्गोरिदम्स हो गए, ज्योमेट्रिक, मैथमेटिकल। तो तुमको जिस वेबसाइट से समझता है तुम उससे कर सकते हो। यहाँ पे एनालिसिस वगैरह, बस ये है कि तुम पहले लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या होता है, वर्स्ट केस, एवरेज केस, बेस्ट केसेस क्या होता है, ये सब समझ के तुम अल्गोरिदम्स पे जाना, तो फिर तुमको काफ़ी अच्छे से समझेगा। एंड ये हो गए। फिर हाँ, और प्रोग्रामिस करके है, तो प्रोग्रामिस में भी जा सकते हो, लाइक इफ यू वांट टू लाइक अंडरस्टैंड विद कोड और कंसेप्ट, तो प्रोग्रामिस में तुमको वो भी समझ आता है। लाइक मैं यूज करता हूँ कभी कभी, तो इसमें तुमको सपोज लाइक आई वांट टू गेट स्टार्टेड विथ एनीथिंग, तो यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ है, सिंटैक्स सीखना है, सिंटैक्स है, फिर डीएसए सीखना है, डीएसए है। तो तुम लाइक अगर कहाँ से भी जा रहे हो, तो तुम यू कैन गो फॉर दिस वेबसाइट। तो यहाँ पे डीएसए का पूरा पार्ट है, 1 2, फिर ट्री बेस्ड है, लाइक अलग अलग सॉर्ट वगैरह किए हुए हैं, और डीएसए वगैरह क्या है, डीपी क्या है, तो ये सब अलग अलग से समझाए हुए हैं। सो आई होप तुमने स्नैप ले लिया है और तुमको समझ गया है कि लाइक इसका रोड मैप क्या है। पहले लैंग्वेज सीखो, फिर लाइक धीरे धीरे थोड़े थोड़े वेबसाइट पे ट्राई करो। यू कैन स्टार्ट लाइक धीरे मीडियम लेवल पे तुम स्टार्ट कर सकते हो। एंड वन मोर वेबसाइट लाइक विच आई वुड रिकमेंड इज लीड कोड। अगर तुम एकदम बेसिक हो,
तो लीड कोड पे जाके तुम देख सकते हो, क्योंकि वहां पे लाइक अच्छे से ये किया है। लाइक अगर तुम प्रॉब्लम सेक्शन में जाओगे तो प्रॉब्लम सेक्शंस में तुमको दिख जाएगा कि लाइक हर एक टॉपिक के अलग अलग है। यहाँ पे लाइक देखो एरे, स्ट्रिंग, डीपी, फिर लाइक इतने सारे टॉपिक्स है। तो आज तुमने जो टॉपिक पढ़ा वो टॉपिक पे जाके तुम इतने इतने क्वेश्चंस है, तो तुम लाइक सपोज आज मैंने स्ट्रिंग पढ़ा, तो स्ट्रिंग पे जाके यू कैन गो फॉर लाइक जस्ट 2 मिनट्स। यहाँ पे एक्सेप्टेंस है, लाइक किसका लाइक इस गो फॉर एक्सेप्टेंस की, हाँ आई गो विथ एक्सेप्टेंस 90.6% इसका एक्सेप्टेंस है, तो मैं इस पे जाऊंगा। तो अगर तुमने प्रीमियम लिया है तो ये अनलॉक हो जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा, और अगर नहीं लिया तो फिर यू कैन गो विथ डिफरेंट थिंग्स। एंड फिर मीडियम लेवल वगैरह तो डिफिकल्टी के हिसाब से सॉर्ट किया है। तो डिफिकल्टी के हिसाब से लिए ये लाइक इट इज गुड, क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्टी तुम जैसे जैसे बढ़ रहे हो तो तुमको समझ में आता है कि तुम कैसे कैसे लाइक इम्प्रोवाइज कर रहे हो या नहीं। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए हो गए। एंड सो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सो एनीथिंग डाउट्स और ऑल? है वो एक बार वेबसाइट्स की लिंक मतलब दिखाओ ना, मतलब कौन से एकदम पेज पे कोई नाम लिखा होगा आपने तो स्क्रीनशॉट लेना है। वो इसका क्या, जो नोटपैड पे था? हाँ नोटपैड पे था वो वाला। हाँ 2 सेकंड में शेयर कर रहा हूँ। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये यूट्यूब चैनल्स का ले लो, ये होने के बाद फिर मैं वेबसाइट्स का बताता हूँ। हाँ ले लिया, वेबसाइट्स का दिख वेबसाइट्स का ये 4 है, CP algorithm, C++.com, GFG और प्रोग्रामर्स। और इससे लाइक इसके अलावा भी बहुत सारे साइट्स है। सो तुम खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन अगर तुमको स्टार्ट करना है लाइक सीपी यहाँ से, तो तुम बेसिक से यहाँ से अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। सो ये सेशन इसके लिए ही था कि स्टार्टिंग कहाँ से करना है। तो ये सब तुम जाके एक बार विजिट कर लो, जो तुम्हें लाइक कंफर्टेबल लगता है उससे तुम स्टार्ट कर सकते हो अच्छे से। एनीथिंग मोर? No, thank you. हो गया ना? If you have any doubts, you can put it in the chat section. Okay. अगर unmute नहीं करना है तो, otherwise unmute कर दो या करन start. ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोड शेफ है। अभी बहुत सारे बच्चों को कोड शेफ के बारे में पता ही होगा, बट फिर भी बता देता हूँ जिनको पता नहीं होगा उनके लिए। यहाँ पे मतलब 4 टाइप के कॉन्टेस्ट होते हैं। लॉन्ग होती है, लंच टाइम, कुक ऑफ और स्टार्टर्स। सो बेसिकली सिर्फ लंच टाइम और कुक ऑफ जो होती है डिवीजन 1 और 2 के लिए रेटेड होती है। बाकी तो डिवीजन 3 के लिए सबसे ज्यादा रेटेड कॉन्टेस्ट होते हैं कोड शेफ पे। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडियंस होते हैं, मतलब पार्टिसिपेंट जो है वो सबसे ज्यादा इंडिया से होते हैं। सो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये ग्लोबल ग्लोबल है, मतलब होते पार्टिसिपेंट बट इतना नहीं, मतलब मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन होता है वो कोड शेफ का जो है इंडिया से ही होता है। तो यहाँ पे कॉम्पिट में जाके आप देख मतलब कंपटीशन कौन से चल रहे हैं वो देख सकते हैं, पास्ट के, प्रेजेंट के और अपकमिंग। और प्रैक्टिस एंड लर्न में डिफिकल्टी वाइज प्रॉब्लम भी आप देख सकते हैं, जैसे ये है। सो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 टाइप के प्रॉब्लम है, बिगिनर, इजी, मीडियम, हार्ड और चैलेंज। और आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद जाके। मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो साइट्स में दिखा रहा हूँ एक बार आप जाके देख लीजिए, खुद से थोड़े क्वेश्चन कीजिए, मतलब आपको पता चलेगा कि उस साइट पे अच्छा क्या है, मतलब आप कंफर्टेबल हो क्या। सो जो भी आपको कंफर्टेबल लगेगी उस पे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए बस। ये सेकंड साइट है कोड फोर्सेस। इसमें एक्चुअली सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है कोई भी कॉन्टेस्ट में, और ये ग्लोबल लेवल पे भी जो अच्छी साइट है। और यहाँ पे कॉन्टेस्ट भी बाकी जो साइट है उनके मतलब कोड शेफ पे जैसे 3-4 ही कॉन्टेस्ट होते हैं, पर बट कोड फोर्सेस पे रेगुलर बेसिस पे कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं। कभी कभी हफ्ते में 3 भी हो जाते 3-4 कॉन्टेस्ट भी आ जाते हैं। सो प्रैक्टिस के लिए और कॉन्टेस्ट देने के लिए मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छी लगती है पर्सनली। मतलब आपको आपकी खुद की ढूंढनी पड़ेगी आपकी फेवरेट, बट यहाँ पे आप देखोगे तो
प्रैक्टिस करने के लिए भी उन्होंने अच्छी तरीके से प्रॉब्लम को डिवाइड किया है। मतलब ऐसा नहीं कि इजी, मीडियम, हार्ड, बिगिनर। उन्होंने 800 से स्टार्ट किया है और ये आई थिंक सो 3500 तक जाता है। मतलब अगर आपकी रेटिंग जो है वो अज्यूम कीजिए कि 1400 है, तो आपको अब सॉल्व करना है, आपको ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप 1500 के क्वेश्चन लेके सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये मैं ऐसे करता हूँ कि कोई भी रैंडमली उठा लिया, फिर उसके नीचे के क्वेश्चन सॉल्व करते जाने के, मतलब आपको नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपके रेटिंग के ऊपर ऊपर के लेवल के क्वेश्चन है। तो ये साइट सबसे अच्छी है प्रैक्टिस के लिए भी और कॉन्टेस्ट के लिए भी। बाकी आपकी मर्जी, आप कोई भी साइट ले सकते हैं, कोडशेफ भी ले सकते हैं अगर आप कोडशेफ के साथ कंफर्टेबल हो तो। उसके बाद लीड कोड है। तो लीड कोड पे वीकली कॉन्टेस्ट होता है और बाई वीकली होता है। वीकली संडे को मॉर्निंग में होता है और बाई वीकली इवनिंग में सैटरडे को। सो ये साइट पे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। सो आपको अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन वगैरह करना है तो इस साइट से कर सकते हो। मतलब लॉजिकल सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा कोड फोर्सेस पे है, थोड़े मैथमेटिकल कोडशेफ पे होते हैं और लीड कोड पे डीएसए से रिलेटेड होते हैं। और ये इनका लीड कोडिंग चैलेंज रहता है, वो हर दिन एक क्वेश्चन रिलीज करते हैं, वो सॉल्व किया और पूरे मंथ में आपने सब सॉल्व किए तो उनके कुछ कॉइन भी मिलते हैं जिससे आप गुडीज या इनका प्रीमियम खरीद सकते हो। ये प्रोजेक्ट यूलर साइट है। इस पे मतलब एक्चुअली ऐसे कॉन्टेस्ट नहीं होती, बट इसके जो क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स लवर्स के लिए अच्छे हैं। मतलब जिनको भी मैथ्स पसंद हो तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। और मतलब इजी से स्टार्ट होता है और लेवल बढ़ती जाती है और क्वेश्चन भी बहुत सारे, आई थिंक सो 754 क्वेश्चन। तो आपके 100 भी हो गए तो भी आपको मैथ्स अच्छा आता है ऐसे समझ लो, क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन होते जाते हैं आगे जाएंगे। तो ये भी अच्छी साइट है मैथमेटिकल क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पे आपको कोड भी सबमिट नहीं करना होता, सिर्फ उन्होंने क्वेश्चन पूछा रहता है कि देखता हूँ अभी ये लॉगिन नहीं है तो क्वेश्चन दिखे या नहीं। हाँ, तो सिर्फ क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 और 5 बिलो 1000। तो आपको यहाँ पे कुछ कोड नहीं सबमिट करना होता। अभी लॉगिन करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ एक आंसर का बॉक्स आएगा, उधर सिर्फ आपको नंबर डालना है, जो भी आंसर होगा, जो भी सम होगा, और बस सबमिट करके वो बता देगा कि राइट है या रॉन्ग है। ये एडकोडर साइट है। सो एडकोडर भी एक अच्छी साइट है कॉन्टेस्ट देने के लिए। 3 टाइप के कॉन्टेस्ट होते हैं यहाँ पे, एडकोडर बिगिनर, रेगुलर और ग्रैंड कॉन्टेस्ट। सो बिगिनर जो होता है उसके पहले 2-3 क्वेश्चन इजी होते हैं, बाद में हार्डनेस बढ़ती जाती है, और रेगुलर जो होते हैं थोड़े हार्ड, और ग्रैंड सबसे हार्ड। सो हम ग्रैंड में तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कुछ लिमिट होती है कि इतनी रेटिंग होनी चाहिए। यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे प्रॉब्लम सेट वगैरह नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है, बट आप कोई भी रिसेंट कॉन्टेस्ट में जाके वहाँ के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छा क्या है कि इस साइट पे सबसे अच्छा, मतलब आपको दूसरे साइट्स पे ना टेस्ट केस नहीं देखने को मिलेंगे। मतलब कोडशेफ हुआ, कोड फोर्सेस हुआ, कोड फोर्सेस पे भी पार्शियली देखने को मिल जाएंगी, बट अगर ज्यादा बड़ा होगा तो दिखने को नहीं मिलेंगी। बट एडकोडर पे वैसा नहीं है। एडकोडर पे उन्होंने एक ड्राइव लिंक दी है जिसपे वो हर क्वेश्चन के टेस्ट केस डालते रहते हैं। सो आपको अगर मतलब कुछ गलत हुआ आपका तो आप आराम से वो टेस्ट केस चेक कर सकते हैं और गलती को सुधार सकते हैं। मतलब इधर प्रैक्टिस करने का ये फायदा है एडकोडर पे। उसके बाद ये यूसिको का गाइड है, मैं पर्सनली ये यूज करता हूँ, बहुत अच्छा गाइड है। मतलब आपको अगर कुछ सीखना है, मतलब अभी चूजिंग अ लैंग्वेज, तो आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे इन्होंने C++ पे बनाया है पूरा, क्योंकि C++ सीपी के लिए सबसे ज्यादा चलती है। तो फिर भी आपको अगर C++ की ट्रिक्स जानने हैं या कुछ भी, मतलब इन्होंने सब दे के रखा है। आपको खुद से ऐसे रिसोर्सेज ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रिसोर्सेज, लर्निंग टू कोड, फिर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट कैसे करते हैं, एक्सपेक्टेड नॉलेज क्या है, आपको सीपी स्टार्ट करना, फिर एक्सपेक्टेड क्या नॉलेज है, वेरिएबल्स, रीडिंग इनपुट आउटपुट, राइटिंग आउटपुट, लूप्स, इफ एल्स, ये सब। और ये इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम्स है, मतलब वेरी इजी, और ये सब मतलब आप ट्राई करके खुद से देख सकते हैं। और हार्डनेस बड़ा नहीं हो तो यहाँ पे जनरल है, ये जनरल मतलब आपको बेसिक है यहाँ पे। और ब्रॉन्ज में जाओगे तो यहाँ से सीपी एक्चुअल स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे जाओगे तो उन्होंने पूरा रिसोर्सेज देके रखे, किसी को पढ़ना हो
तो उनके लिए बुक के रिसोर्सेस है। किसी को वीडियो देखना है तो इफ यू प्रेफर वॉचिंग अ वीडियो इंस्टेड, तो यूट्यूब का वीडियो डाला है, और पूरा एक्सप्लेन भी किया है कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशंस। मतलब इस साइट पे सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आप इस साइट से नियरली सब कुछ सीख सकते हो, मतलब सीपी से रिलेटेड। मैं डेटा स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, लिंक लिस्ट वगैरह है नहीं इस पे, बट सीपी में जो जो लगेगा, सॉर्टिंग है, सेट है, मैप है, तो ये सॉर्टिंग में आपको मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट नहीं बताएंगे। ये बेसिकली आपको सीधा सॉर्ट फंक्शन कैसे यूज करते हैं वो बताएंगे, मतलब पूरा सीपी से रिलेटेड है। और मतलब इसमें बहुत अच्छे से दिया है, आप खुद से पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा बाकी साइट से। अच्छा है ये साइट, यूसिको गाइड है, आप कर सकते हो इसको स्टार। फिर CSES प्रॉब्लम सेट, ये भी प्रॉब्लम सेट है, इस पे भी कोई कॉन्टेस्ट वगैरह नहीं होती, बट इसके क्वेश्चन से रिपीटेटिव नहीं है। मतलब अगर आप बाकी साइट्स पे देखोगे तो क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं। अगर मतलब कोई कॉन्टेस्ट में कदानिज एल्गोरिदम का आ गया तो दूसरे कोई कॉन्टेस्ट में भी आ जाएगा, पर इधर वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन अलग देखने को मिलेगा, हर एक क्वेश्चन की मतलब खुद की आइडेंटिटी, खुद मतलब कुछ अलग है उस क्वेश्चन में। तो आपने अगर ये इसमें 300 क्वेश्चन है, बट आपने अगर ये एडिशनल प्रॉब्लम के ऊपर तक 200 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए ना, तो बेसिकली सीपी के सारे एल्गोरिदम इसमें कवर हो जाएंगे। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, ये भी साइट अच्छा, आपको रिपीटेटेड वर्क नहीं लगेगा, सिर्फ 200 क्वेश्चन करने पड़ेंगे अच्छे से। तो ये हैकरअर्थ है। तो हैकरअर्थ पे भी आपको मतलब एक कॉन्टेस्ट होती है मंथली, जो कि होती है आपकी सर्किट, हैकरअर्थ की, मतलब अगस्त सर्किट, सितंबर सर्किट, ऐसे मंथ के नाम पे होती है वो। और उस पे कुछ 6-7 क्वेश्चन होते हैं जो सॉल्व करने होते हैं। मतलब इतना अच्छे भी साइट नहीं है ये सीपी के मामले में, बट हैकेथॉन इधर बहुत ज्यादा होते हैं। तो जिनको हैकेथॉन वगैरह देने हैं, या यहाँ पे रिक्रूटमेंट भी होता है, मतलब इंटरव्यू के लिए अगर आपको सिलेक्ट होना है तो यहाँ पे वो भी होता है। आप खुद से जाके एक बार चेक कर लीजिए हैकर साइट को। ये बाइनरी सर्च है, मतलब ये भी लीड कोड जैसा है, ज्यादातर डीएसए फोकस्ड है। तो इसका एक एक बात अच्छा है ये, जो मतलब आप यहाँ पे रूम क्रिएट कर सकते हो, और इजी, मीडियम, हार्ड जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं टॉपिक्स के वगैरह, सबके सिलेक्ट कर सकते हो, और किसी को फ्रेंड को इनवाइट भी कर सकते हो। सो आप खुद फ्रेंड में, मतलब अपने आप में, दोस्तों में कॉन्टेस्ट रख के ट्राई कर सकते हो। और अगर आपने अभी रूम बनाया, क्रिएट रूम बोला मैंने, तो यहाँ पे आप सीधा मतलब दोस्तों के साथ पार्टिसिपेट करके वॉइस कॉल भी ज्वाइन कर सकते हो उनके साथ। तो यहाँ पे आप कॉल पे बात भी कर सकते हो। सो ये साइट मतलब फ्रेंड्स के साथ कॉन्टेस्ट देनी हो तो अच्छी है, और रैंडमली सिलेक्ट करती है ये क्वेश्चन। सो वो एक बात अच्छी है इस साइट की। सो अभी हम गूगल कोडिंग कंपटीशन देखते हैं। अभी हैश कोड और कोड जैम तो हो चुका है, बट नेक्स्ट ईयर के लिए आप ट्राई कर सकते हो, उसके डेट्स वगैरह आ जाएंगे दिसंबर तक। और किक स्टार्ट भी अभी चालू है, अगर आपको किक स्टार्ट देना है तो आई थिंक सो कल रात को 10:30 से 1:30 बजे तक है किक स्टार्ट का एक राउंड। और मतलब किक स्टार्ट के 8 राउंड होते हैं बेसिकली, तो उसमें ऐसे कुछ राउंड के लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट रजिस्टर करना है और राउंड डायरेक्ट चालू हो जाएगा। मतलब ऐसे राउंड 1, राउंड 2 ऐसे नहीं है, कोई भी राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो वो कल रात को है, तो आप कर सकते हो ट्राई उसके लिए भी। हैश कोड टीम का कॉन्टेस्ट होता है, और यहाँ पे आपको कुछ राइट और रॉन्ग सॉल्यूशन नहीं होता। एक बड़ा सा प्रॉब्लम दिया जाता है जिसमें आपको सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन करना है, मतलब आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, जिसके जितने ज्यादा टेस्ट केस पास होंगे उसके उतने ज्यादा पॉइंट। 2 से 4 की टीम लगती है यहाँ पे। और कोड जैम एक राउंड वाला कंपटीशन है, मतलब क्वालिफिकेशन राउंड होगा, फिर राउंड 1, 2 ऐसे करते हुए आपको फाइनल्स तक जाना पड़ता है, ऐसा कोड जैम है। फेसबुक हैकर कप भी कोड जैम जैसा ही है। अभी मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो अभी राउंड 2 में सिलेक्शन हो गया है। तो अभी मैंने ग्रुप पे भी डाला था ये कि फेसबुक हैकर कप की लिंक, तो आप में से अगर किया होगा किसी ने तो अच्छा है, अगर नहीं किया होगा तो नेक्स्ट ईयर ट्राई कर सकते हैं वापस। इनके प्राइजेस वगैरह भी अच्छे रहते हैं, और अगर आप राउंड 2 में टॉप 2000 में आ गए तो आपको टी शर्ट वगैरह ऐसे गुडीज भी मिलते हैं फेसबुक के।
सो नेक्स्ट आईसीपीसी है। ये कॉन्टेस्ट में मतलब कॉलेज के जो बच्चे होते हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं सिर्फ। सो मतलब आपको मतलब कोड फोर्सेस पे या दूसरे कुछ साइट्स पे बड़े लोग भी मिल जाएंगे जो 10 साल से सीपी कर रहे हैं, 20 साल से सीपी कर रहे हैं, पर यहाँ पे वैसा नहीं होता, सिर्फ कॉलेज के लिए होती है, इसलिए ये अच्छा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि कोच चुनना पड़ता है, फिर टीम बनानी पड़ती है, और रीजनल के लिए ऑन साइट जाना पड़ता है। इस साल ऑन साइट नहीं था, इसलिए हमारे कॉलेज में से हमने पार्टिसिपेट किया था। बट ऑन साइट जाने के लिए फिर फैकल्टी रेडी होगी या नहीं, मतलब पूछना पड़ता है। तो फिर भी आप नेक्स्ट ईयर पूछ सकते हैं फैकल्टी को, कोई आपकी पहचान में होगा कॉलेज का हमारे, तो आप उनको लेके, और 3 जन की टीम लगती है, तो आपके फ्रेंड्स को लेके ट्राई कर सकते हो इसके लिए भी। और रूल्स पढ़ लेना, सबसे इम्पोर्टेंट है ये साइट अभी जो दिखा रहा हूँ मैं, सी लिस्ट नाम है इसका, आप इसे नोट कर लीजिए, बाकी की साइट्स को नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि इस साइट पे मतलब मेनली सब जो मेन होते हैं साइट्स, उन पे कौन से कॉन्टेस्ट अभी चल रहे हैं, कौन से कॉन्टेस्ट नेक्स्ट आने वाले हैं, उसके बारे में पता चलेगा। मतलब अभी मैंने आपको बोला कल किक स्टार्ट है, तो अभी दिखा रहा है कि रिमेनिंग टाइम 27 आवर्स के बाद, और यहाँ पे टाइम दिखा रहा है रात को 10:30 कल। और कोड फोर्सेस का राउंड है, तो कोड फोर्सेस के राउंड के बारे में भी बता रहा है। बाई वीकली कॉन्टेस्ट है तो वो भी। सो यहाँ पे आपको नियरली सब जो साइट्स है उनके बारे में, अभी फेसबुक हैकर कप का राउंड 2 है तो वो भी बता रहा है। तो इस साइट पे अगर आप डेली विजिट करोगे सुबह, तो आपको सब कॉन्टेस्ट जो चल रहे हैं या चालू होने वाले हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। आपको सब बाकी कॉन्टेस्ट का कुछ देखने, बाकी साइट हर साइट पे जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये था साइट्स के बारे में। किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं कोई। एक ऐड करना था मुझे कि हाँ हाँ एक एक्सटेंशन है क्रोम का, कोडिंग बडी कैलेंडर करके। सो वो भी सेम काम करता है, तो ये सी लिस्ट करता है ना, वो भी अच्छा, हाँ extension- हाँ राइट। सो अगर किसी को एक्सटेंशन वगैरह चाहिए तो वो भी नोट कर सकता है, कोडिंग हाँ बडी हाँ कैलेंडर करके। ओके 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 या राइट। Can you share the site after the USA को? क्या क्या? वो USA को के बाद जो साइट हाँ हाँ बताइए, CSES। हाँ हाँ CSES की लिंक चाहिए क्या? नहीं नहीं, बस साइट देखना था वो full। अच्छा हाँ ओके, विजिबल है ना? हाँ, थैंक यू। हाँ, इस साइट पे मतलब प्रॉब्लम्स रिपीटेटेड नहीं है, सो आप अच्छे से कर सकते हो इस साइट को। एक बार कर लिया तो एल्गोरिदम अच्छे से आ जाएंगे। ओके देन, साइट्स के बारे में कुछ और डाउट होगा तो पूछ सकते हैं आप। मतलब इसके अलावा भी और साइट्स है, बट मुझे ये इम्पोर्टेंट लगी। कोडिंग गेम भी है, टॉप कोडर भी है, और मतलब बहुत सारे मिल सकते हैं, बहुत सारे। और आप क्या करो ना कि सब साइट पे जाके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस ट्राई कर लो, मतलब आपको एक अंदाजा आ गया ना कि आपको कौन सी अच्छी लगती है, तो आप उस पे फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हो। सब साइट्स एक बार एक्सप्लोर करके देख लो। किक स्टार्ट के वगैरह भी प्रीवियस प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के, प्रीवियस राउंड्स के हैं। फेसबुक हैकर कप के भी मिल जाते हैं, और आईसीपीसी के भी। तो आप जाके एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देख लो। सो मैं अभी टेम्पलेट शेयर करता हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ सीपी करते हो। आप मतलब मेरा टेम्पलेट इतना बड़ा नहीं है, बट आप खुद भी उसमें कुछ ऐड कर सकते हो। मैं ये यूज करता हूँ, मैं सीपीपी लैंग्वेज यूज करता हूँ, इसलिए सीपीपी में है। तो सो पाइथन जो यूज कर रहे होंगे, मैं रिकमेंड करूंगा कि मत करो मतलब बाकी काम के लिए करो, बट सीपी के लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि C++ अच्छा है। रिसोर्सेस भी मिल जाएंगे C++ के बहुत सारे, और मतलब कहीं भी चल जाएगा, इंटरव्यूज में या दूसरी जगह पे। पाइथन चलता नहीं है मोस्टली इंटरव्यूज में, इसलिए एक बार आप C++ ट्राई करो। जिसको पाइथन आता है ना, मैं खुद पाइथन से स्टार्ट किया था। मैंने लास्ट ईयर कोर्सेरा फ्री हुआ था, तब मैंने पाइथन का जो मिशिगन का था ना, मिशिगन यूनिवर्सिटी का पूरे 5 कोर्स थे, तो वो मतलब वो पूरा कर लिया था मैंने, स्पेशलाइजेशन।
और मेरे को मतलब सी प्लस प्लस से डर लगता था कि अभी सी प्लस प्लस चालू करूंगा तो कैसा होगा वगैरह। बट क्या हुआ कि मुझे रिसोर्सेस नहीं मिले, मैं सीपी के बारे में ढूंढता था कुछ भी तो उधर सी प्लस प्लस या जावा आ जाता था, पाइथन आता ही नहीं था। और एडिटोरियल्स में भी पाइथन नहीं होता, सी प्लस प्लस ही होता है मोस्टली। सो इसलिए फिर मैंने शिफ्ट किया, तो ज्यादा कुछ नहीं लगा, 15 दिन में हो गया। 15 दिन आपको हैकर रैंक पे या किसी भी साइट पे सिर्फ आपको लॉजिक तो सेम ही होगा, आपको सिर्फ कोड बदलना है बस। एक बार सी प्लस प्लस में आ जाओ फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी बहुत सारे लोग बहुत सारे मतलब इंक्लूड आईओ स्ट्रीम करते हैं, फिर स्टैक स्ट्रिंग वेक्टर, उससे अच्छे एक ही कर लो जो यहाँ पे मैंने किया है। ये कोड चाहिए होगा तो वैसे मैं गिटहब पे डाल के लिंक शेयर कर दूंगा बाद में। सो ये एक ही लाइब्रेरी इंक्लूड कर लो सी प्लस प्लस की। उसके बाद ये फास्ट इनपुट आउटपुट है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता फास्ट इनपुट आउटपुट से, बट कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें लगता है फास्ट इनपुट आउटपुट। एक कोड शेफ का था क्वेश्चन जिसमें लगा था, बट मतलब मुझे तब से पता चला कि फास्ट इनपुट आउटपुट भी करना पड़ता है। उससे पहले मैं यूज नहीं करता था, बट जब भी टीएलए आता है तभी हम सब बारे में सोचते हैं कि क्या गलती हो रही होगी वगैरह। सो एक बार मतलब आप ये डाल लो, आपको बाकी कुछ करना नहीं है, ये सिर्फ अपने कोड में डाल लेना है। बाकी ये नीचे वाले तो कंपलसरी नहीं है कुछ। लॉन्ग लॉन्ग मतलब अभी गलती से मैंने ये सब जगह पेंट लिख दिया और मतलब लॉन्ग लॉन्ग से क्या होता है कि पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है रॉन्ग सबमिशन होने की। गलती से इंट हो गया और सम बड़ा निकल गया, इंट के जो लिमिट होती है उससे बड़ा हो गया, तो लॉन्ग लॉन्ग मतलब प्रॉब्लम नहीं होती लॉन्ग लॉन्ग यूज किया तो। और लॉन्ग लॉन्ग हर बार लिखने से अच्छा एल कर दिया मैंने वो। सो डायरेक्टली एल करके मेरा काम आसानी से हो जाता है। अभी ये डीबगिंग के लिए बनाया है मैंने, मतलब अगर मैं यहाँ पे जैसे आंसर इक्वल्स टू 0 करूंगा और DBANX करूंगा, मैंने अब भी विजुअल स्टूडियो स्टार्ट किया सो थोड़ा लोड ले रहा है। तो डिबगिंग के लिए मतलब वो आपको आंसर इक्वल्स टू 0 ऐसे प्रिंट करके दिखाएगा। सो ये आंसर इक्वल्स टू 0 प्रिंट कर दिया। तो डिबगिंग में काम आता है, मतलब हर जगह आप सी आउट लिखोगे तो वो गंदा भी दिखता है और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कौन सा सी आउट काम का है कौन सा नहीं है। सो ये सिर्फ DAB करके मैं अगर कोई भी वेरिएबल अंदर लिख दूंगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। सो इसके लिए ये है। और ये पुशबैक है, मतलब बहुत सारे मतलब वेक्टर में लगता है पुशबैक, स्ट्रिंग में लगता है पुशबैक। सो उसके लिए हर टाइम पे पुशबैक लिखने से अच्छा मैं PB कर देता हूँ। फिर आपको ये दिख रहा है ना कोड, एक बार बस रिप्लाई कर दो। Yes, yes, it is visible. हाँ। सो ये ऑल है। तो ये क्या है कि अगर हम वेक्टर को सॉर्ट करने जाए, मतलब अगर कुछ वेक्टर बनाया हमने और सॉर्ट फंक्शन लगाए तो हमें बार बार क्या करना पड़ता है, वेक्टर डॉट बिगिन फिर वेक्टर डॉट एंड। स्ट्रिंग का भी सेम ही है, मतलब स्ट्रिंग को सॉर्ट करना हो तो बिगिन और एंड का जो इटरेटर होता है वो देना पड़ता है सॉर्ट को। बट आपको इजी करना हो तो मैंने यहाँ पे ऑल कर दिया है, मतलब मेरे को ऐसा बिगिन और एंड नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ ऑल लिख दूंगा और अंदर वेक्टर का स्ट्रिंग का नाम लिख दूंगा तो वो सॉर्ट हो जाएगा इजीली। तो आपको मतलब ये कॉपी नहीं करना है, बट आप अभी जो यूसी को साइट बताए ना, सो उससे भी आपको बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे। तो वो साइट पे जाके मतलब आपको जो जो अच्छे लगते हैं वो सब आप ले सकते हैं और इसमें डाल देने का, मतलब एक बार प्रैक्टिस हो गई ना तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी इससे। सीपी में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब 1 मिनट में करना और 10 मिनट में करना, और उसमें रैंक का फर्क 15,000 में भी जा सकता है सिर्फ 10 मिनट में। सो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
आप अगर ये सब डिफाइन कर लोगे पहले से ही और आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी तो आप इजीली सॉर्ट का, या मतलब अभी मैं फॉर लूप भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने फॉर लूप लिखा है, तो हर बार मैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू ऐसे नहीं करता, सिर्फ REP आई फ्रॉम 0 to 10 बस, और फिर ये अपना फॉर लूप हो गया। मतलब इतना इजीली हो जाएगा और स्पीड बढ़ जाती है इससे। मतलब आप, मेरे को भी फर्स्ट टाइम ऐसे मतलब प्रॉब्लम होता है कि कैसे हम टाइप करें, भूल जाते हैं कि हम गलती से फॉर लूप ही लिख देते हैं। तो बट क्या है ना कि अगर आपका एक बार प्रैक्टिस हो गया तो स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। और ये मॉड की जरूरत भी बहुत बार पड़ती है। मतलब मॉड बहुत बार हमें मॉड में आंसर डालने को बोलते हैं, और यही मॉड होता है हर बार ज्यादातर प्लेसेस पे 10⁹ सो आप ये एक बार डिफाइन कर लो तो आप नहीं भूलोगे ना ये सब चीजें, इसलिए आप पहले ही डिफाइन करके रख दोगे तो इजीली हो जाएगा काम। अभी वेक्टर LL है तो मैंने उसको भी VI कर दिया है। स्पीड बढ़ाने के लिए जितना अच्छा कर पाओ और जितना ज्यादा, मतलब जितना कम कंफ्यूजिंग हो वो उतना अच्छा होता है। अभी कुछ क्वेश्चन में हमें यस नो के बारे में पूछते कि यस प्रिंट करो या नो, तो कुछ बार मतलब कई बार वो टेस्ट के केस सेंसिटिव होता है। तो यस अगर हमारे से गलती से स्मॉल में हो गया तो प्रॉब्लम होती है। बट एक बार आपने ये Y और N का कर दिया तो आपको सिर्फ Y और N प्रिंट करना है, यस और नो अपने आप से हो जाएगा। सो एक बार ये सब आप डाल लो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको दूसरे के कोड में से अच्छा लगेगा वो डाल लेने का और प्रैक्टिस करने की उस पे। ये कंपैरेटर फंक्शन है। तो मैंने पूछा था कई लोगों को कि आपको अगर वेक्टर का पेयर दिया और आपको उल्टा सॉर्ट करना है या आपको खुद के मन से सॉर्ट करना है कुछ, तो कैसे करोगे। तो ये कंपैरेटर फंक्शन है। मतलब इसका नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, पर सॉर्ट करते वक्त बस आपको यहाँ पे अगर वेक्टर है पेयर का, कॉमा करके, मतलब अगर लेट अज्यूम की एरे है पेयर का, तो ARR प्लस N, और कॉमा करके फिर आपको डालना है कि वो कंपैरेटर फंक्शन का नाम CMP। तो ये डालने से आपको जो भी चाहिए होगा, मतलब जैसे भी स्टाइल में चाहिए होगा वो सॉर्ट हो जाएगा। तो आप एक बार कंपैरेटर फंक्शन का ठीक से पढ़ लो, वो भी यूसेको के साइट पे है, तो उस साइट को विजिट करो और पढ़ लो सब कुछ। उस साइट में बहुत कुछ दिया है। इसके बाद ये है ये सेट प्रिसीजन है। अभी क्या होता है ना कि मैंने अगर इस आंसर को डबल कर दिया, ये सब मैं एक बार निकाल देता हूँ सॉर्ट का। हाँ, सो ये आंसर को मैंने डबल कर दिया, अभी प्रिंट क्या होगा। हाँ, तो अभी आंसर 0 था तो सेट प्रिसीजन मैंने 6 किया तो 0 के बाद 6 जीरोस प्रिंट हो जाएंगे। मतलब उसका फायदा क्या होता है कि आपको कई बार प्रिसीजन बोला जाता है कि 10⁻⁻6 तक चले, मतलब -6 तक सेम आना चाहिए, आगे का कुछ अगर गलत हुआ तो चलेगा। बट कई बार क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे 1.999999 ऐसे कर दिया और सेव किया और फिर इसे फिर से एक बार प्रिंट करके देखा तो ये इसको 2 दिखाएगा। मतलब खुद से ही C++ जो है वो ये आंसर को चेंज कर देगा। सो हमें ये नहीं चाहिए ना, तो जो कंपाइलर होता है ऑनलाइन वो तो गलत आंसर देगा। तो इसके लिए हम सेट प्रिसीजन अभी यहाँ पे 2 कर दिया इसने, क्योंकि मैं सेट प्रिसीजन 6 पे था और मैं 6 से ऊपर गया हूँ, 4 और 3 7 हो गया। बट अगर मैं सेट प्रिसीजन 6 पे है तो और 6 ही डाला मैंने तो 1.999999 प्रिंट होगा। सो आपका जो आंसर है वो गलत नहीं होगा इससे। ये एक फायदा होता है इसका सेट प्रिसीजन का। ये अगर मैं निकाल दूं तो आंसर वो सिर्फ 2 प्रिंट करेगा, मतलब पॉइंट के आगे कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा वो। तो ये एक फायदा है सेट प्रिसीजन का। जो भी आपको मतलब ये टेम्पलेट में से कुछ अच्छा लगे तो वो भी ले लो, और अगर यूसिको के गाइड में मिला कुछ तो उसमें से भी उठाओ। और अब एडिटोरियल देखते होगे आप दूसरे जो भी कोडर रहते हैं उनके, तो उसमें से भी कुछ अच्छा लगे तो उसमें से भी अपने इसमें ऐड कर लेने का, क्योंकि उससे स्पीड बढ़ती है और कंफ्यूजन, कोड भी अच्छा दिखता है, कंफ्यूजन कम होता है उससे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको मतलब कुछ डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो। हेलो, कुछ डाउट है क्या किसी को? No, no, no doubts. Thank you. ओके। No. गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज मैं आपको पहले तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीपी में
कैसे हम फाइंड करते हैं वो पहले बताऊंगा, और उसके बाद प्रॉब्लम सेटिंग कैसे करते हैं वो बताऊंगा। तो पहले हम देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। मतलब अगर सपोज हमें n दिया है, n इज नंबर ऑफ ऑपरेशंस एज पर गिवन कंस्टेंट, मतलब एक आधा सीपी का प्रॉब्लम है और उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कंस्टेंट के हिसाब से अगर n है, तो बेसिकली मैंने 5 केसेस बनाए हैं उसमें। मतलब अगर n 10⁻³ से कम होगा, मतलब 1 to 10⁻³, सेकेंड वन इज n इज फ्रॉम 1 to 10⁵, third one is 1 to 10⁸, fourth one is 1 to 10⁻18, and fifth one is 1 to 20। तो बेसिकली हम देखेंगे कि हर ऑपरेशन में एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो पहले केस में अब हम देखते हैं कि n इज फ्रॉम 1 to 10⁻3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब जो सीपी के साइड्स होते हैं ना, उसमें बेसिकली 10⁸ ऑपरेशंस पर सेकेंड तक एक्सेप्ट होता है, मतलब 1 सेकेंड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं n की वैल्यू 10⁻³ है, तो यहाँ पे ये 3 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चल जाएगी, बिग ऑफ n², बिग ऑफ n एंड बिग ऑफ n log n। क्योंकि बिग ऑफ n² क्या होगा 10⁻6 विच इज लेस देन 10⁻8। तो इसके हिसाब से हम चेक करते हैं। अब सेकेंड में आप देख सकते हो कि n की वैल्यू 10⁻6 तक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिग ऑफ n और बिग ऑफ n log n ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चलेगी, बिग ऑफ n² यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि वो 10⁻12 हो जाएगा और हमें TLE आ जाएगा इस केस में। तो बेसिकली ऐसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कौन सा प्रॉब्लम कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है वो इसकी मदद से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर n 10⁻8 तक होगा तो यहाँ पे सिर्फ बिग ऑफ n ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, मतलब प्रॉब्लम की। मतलब उससे अगर हमने यहाँ पे n² किया तो TLE एरर शो कर देगा वो। और जब n की वैल्यू मतलब 10⁻8 से भी बड़ी है, मतलब यहाँ पे अगर n की वैल्यू 10⁻18 तक है, तो हमें डायरेक्टली मतलब फॉर्मूला ही बनेगा उस क्वेश्चन में। मतलब कुछ तो मतलब ऐसा फॉर्मूला बनेगा और आंसर उसमें बिग ऑफ 1 में ही आएगा। तो बेसिकली ये होता है। और जब n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ ऑपरेशंस एज पर गिवन कांस्टेंट अगर 20 तक ही है, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2n तक जा सकते हैं। मतलब यहाँ पे रिकर्सिव सॉल्यूशन भी एक्सेप्ट हो सकता है अगर n की वैल्यू इतनी छोटी है तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि अगर एक क्वेश्चन है और यहाँ पे इनपुट में क्या दिया है, तो t दिया है, पहले तो t 10 तक है और n 10⁻5 है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस एज पर 1 सेकेंड कितने होंगे, यहाँ पे 10⁻6 होंगे, 10⁻5 n, और हर बार हम t का इनपुट लेंगे तो टोटल 10⁻6 ऑपरेशंस होंगे। तो एक क्वेश्चन बेसिकली बिग ऑफ n में सॉल्व होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा हम करेंगे, मतलब बिग ऑफ n² में अगर सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो यहाँ पे TLE आ जाएगा। तो ये था बेसिकली टाइम 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 कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे सेट करते हैं। मतलब अगर आपको अभी कॉन्टेस्ट होने वाली है तो आपको हमने कुछ टीम बनाई है 4 लोगों की, तो उसमें आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेट कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। मुझे अगर यह प्रॉब्लम अच्छा लगा है, इसलिए मैंने मतलब इसका ये बनाया है कि ये प्रॉब्लम अगर डायरेक्टली हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो गूगल पे डायरेक्ट मिल जाएगा ये प्रॉब्लम, आप देख सकते हो। आप देख सकते हो प्रॉब्लम डायरेक्टली गूगल पर मिल सकता है। इसलिए हमें बेसिकली क्या करना है, उसकी स्टोरी लाइन चेंज करनी है। तो अब यहाँ पे क्या दिया है, प्रॉब्लम का नाम है रॉक एंड लीवर, और उसमें क्या दिया है, डैनिक अर्जेंटली नीड्स रॉक एंड लीवर। ऑब्वियसली द इजीएस्ट वे टू गेट दिस थिंग इज टू आस्क hermit lizard for them. Hermit lizard agreed to give Danik the liver, but to get a stone, Danik needs to solve the following task. बेसिकली क्या करना है, इसमें फॉलोइंग टास्क उसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम ये स्टोरी लाइन डायरेक्टली चेंज कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम गूगल पे डायरेक्ट हम सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कैसे किया है, मतलब मैंने क्या किया, उसकी पूरी स्टोरी लाइन ही चेंज कर दी। तो क्या की देखो आप, लियो इज़ अ वेरी
lazy guy and he loves to watch web series. His teacher gives him some tasks. As he is busy in watching Money Heist season 4, he needs your help to solve the given task. और फिर वो बाकी का क्वेश्चन वहाँ पे लिखा है, मतलब ये वाला। और इसमें भी हमें क्या करना है, मतलब अब AI ए एंड एजे दिया है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ARR लिया है। मतलब वो वेरिएबल्स का नाम भी हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि मतलब स्टोरी लाइन अगर डिफरेंट होगी और बाकी का क्वेश्चन सेम होगा तो भी वो गूगल पे मिल जाता है। मतलब यहाँ से अगर सेम क्वेश्चन हमने उठाया तो वो गूगल पे मिल सकता है। तो इसके लिए ये वेरिएबल्स भी हम चेंज कर देंगे, और इनपुट में अगर यहाँ पे n दिया है तो यहाँ पे हम x ले लेंगे, मतलब वेरिएबल का नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पे AI दिया है तो हम यहाँ पे ARR ऑफ I ऐसा लेंगे। और बेसिकली इनपुट भी हम चेंज करेंगे, मतलब कोड हम रन करेंगे तो बेसिकली डिफरेंट इनपुट्स हम लेंगे इसमें। और हम क्या करेंगे, इसका मतलब प्रॉब्लम स्टेट एक वर्ड फाइल बनाएंगे, क्योंकि हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब सेट करेंगे उसके बाद हैकर रैंक पे वो अपलोड भी करना पड़ता है। इसीलिए पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके बाद उसका इनपुट फॉर्मेट, कंस्ट्रेंट, देन आउटपुट फॉर्मेट, ऐसा मतलब एक वर्ड फाइल बनाएंगे। सैम्पल टेस्ट केस, इनपुट आउटपुट, उसका एक्सप्लेनेशन, मेन टेस्ट केसेस एंड लास्ट में कोड। अब हम देखते हैं कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हैकर रैंक पे कैसे मतलब ये करते हैं, सेट करते हैं। तो यहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेशन में जाना पड़ता है। यहाँ पे मैनेज चैलेंज करेंगे, देन क्रिएट चैलेंज। बेसिकली यहाँ पे अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नाम डालना पड़ेगा। तो बेसिकली वो प्रॉब्लम बिट पे था, इसलिए मैं इसका नाम लिखता हूँ बिट मैजिक 1। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन कुछ तो डालना पड़ता है, मतलब उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में प्रॉब्लम में क्या क्या है बेसिकली। तो हम कुछ XYZ यहाँ पे डालेंगे, मतलब डिस्क्रिप्शन उसका। उसके बाद अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐड करना है, तो यहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करेंगे वहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये BR यूज़ किया है, मतलब न्यू लाइन के लिए ये यूज़ होता है। अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो आप देखें कि ये उस पूरा सब एक ही लाइन में आएगा। इसके लिए हमें यहाँ पे BR यूज़ करना पड़ता है। मतलब जब हम हैकर रैंक पे प्रॉब्लम सेट करते हैं ना, तो यहाँ पे अगर BR लिखा तो अब टास्क और टीचर में एक न्यू लाइन आ जाएगी। तो देख सकते हो आप, टास्क और टीचर अगले लाइन में आ गए। उसके बाद यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट ऐड करना है, तो हम वो ऐड करेंगे। इसमें अगर न्यू लाइन चाहिए तो यहाँ पे ये BR डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक कंस्टेंट्स, कंस्टेंट में आप देख सकते हो जब जब हमें वो पावर में चाहिए, मतलब 10 रेस टू समथिंग के बेस में चाहिए, तो हम यहाँ पे 10 सुपर 5 और उसके बाद वो क्लोज कर देंगे। मतलब ये सुपर ये क्या है, बेसिकली वो HTML का एक सिंटैक्स है। मतलब आप देख सकते हो कैसे ये आ रहा है, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10 रेस टू 5। तो बेसिकली हमें जब वो रेस टू के फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे सुपर हम लिखेंगे उसके बीच में, मतलब 10 SUP, उसके बाद 5 और उसके बाद वो SUP क्लोज कर देंगे। उसके बाद अब आउटपुट फॉर्मेट ऐड करते हैं। यहाँ पे टैग डालना पड़ता है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बिट का है, इसलिए हमें बिट मार्क्स वाला टैग यहाँ पे ऐड कर देंगे। और उसके बाद ये मेन है, सबसे सेव चेंजेस करेंगे, नहीं तो हमारे से चेंजेस सेव ही नहीं होंगे। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल वगैरह पूछते हैं, वो सब डालेंगे। यहाँ पे इजी लेवल का क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं ये पूरा। तो बेसिकली अब मैं क्या करता हूँ, आपको डायरेक्टली मॉडरेटर से एक दूसरे क्वेश्चन में डायरेक्ट दिखाता हूँ। मतलब मैंने पहले से ही क्वेश्चन सेट करके रखा था। तो यहाँ पे जब आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट
पूरा मतलब बन जाएगा तो यहाँ पे कोडिंग फोरम को आपको मॉडरेटर बनना पड़ेगा, मतलब कॉन्टेस्ट के टाइम कोडिंग फोरम डायरेक्टली वो क्वेश्चन कॉन्टेस्ट में डाल सकता है। फिर यहाँ पे टेस्ट केसेस में बेसिकली यहाँ पे हम ऐड टेस्ट केसेस करेंगे। पहले तो हमें सैम्पल टेस्ट केसेस 1-2 डालने पड़ते हैं, मतलब जो हमें दिखेंगे बाद में। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सैम्पल टेस्ट केसेस का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे लगता है, तो बेसिकली ये डालेंगे यहाँ पे, मतलब 5 और वो आउटपुट मैंने वो ऑलरेडी डाला हुआ है, तो मैं डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं डाला है मैंने, और सैम्पल टेस्ट केसेस की कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, इसके लिए यहाँ पे 0 लिखेंगे हम, मतलब डायरेक्ट, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डालेंगे और सेव कर देंगे। मतलब उसके बाद मतलब ये 2 सैम्पल टेस्ट केसेस है। उसके बाद जब मेन टेस्ट केसेस आते हैं तो उससे हमें स्ट्रेंथ देनी पड़ती है, मतलब अगर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर 200 पॉइंट्स का है तो 4 टेस्ट केसेस डालेंगे, मतलब हम 50-50 के 4 टेस्ट केसेस, तो टोटल 200 हो जाएगा। अगर आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन था बिट मैजिक का आपके कॉन्टेस्ट में, तो यहाँ पे बेसिकली ये सेकेंड टेस्ट केस पे आप सबका रॉन्ग आंसर या टीएल आ रहा था, तो मतलब ये बिग ऑफ एन स्क्वायर में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जा रही थी आपके कोड की, इसलिए हमने, आप देखो यहाँ पे कितनी बड़ी टेस्ट केस है ये, तो आप देख सकते हो ये बेसिकली ये टेस्ट केस कैसे सेट करते हैं। मतलब आपको रैंडम नाम का एक फंक्शन होता है C++ में, वो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। मतलब अगर आपको बिग ऑफ एन में ही उसका सॉल्यूशन चाहिए तो एक 10⁵ की टेस्ट केसेस आपको ऐड करनी पड़ेगी इसकी मदद से। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली हम फाइल चूज़ करेंगे, मतलब चूज़ फाइल करके और उसमें वो सब ऐड कर देंगे, और ये बाकी के टेस्ट केसेस छोटे ये डायरेक्टली डाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखो आप, ये डायरेक्ट टेस्ट केसेस डाल सकते हैं, मतलब और उसकी यहाँ पे स्ट्रेंथ पहले डिक्लेयर करेंगे, मतलब 50 एंड देन अपडेट। तो ये होता है टेस्ट केसेस के लिंक। उसके बाद ये कोड स्टफ लैंग्वेज सेटिंग, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ते, वो ऑलरेडी मतलब सब किया होता है। मतलब कौन से लैंग्वेज चूज़ करेंगे वो ऑलरेडी सेट होता है सब। और यहाँ पे एडिटोरियल डालेंगे लास्ट में। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नॉलेज क्या था, बिट मैनिपुलेशन, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, बिग ऑफ एन लॉग एन, एडिटोरियल लिस्ट का नाम और अप्रोच यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम सेटर का कोड, तो कोड बेसिकली कैसे डालते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसा क्लिक करेंगे, लैंग्वेज चूज़ करेंगे CPP, और उसमें डायरेक्ट यहाँ से कोड कॉपी पेस्ट करेंगे। इसके लिए ये कोड मतलब लिया था इस वर्ड फाइल में। ये कोड डालेंगे और ऐड करेंगे। तो बेसिकली जब कॉन्टेस्ट खत्म हो जाएगा ना, तो ये सब कोड आपको विजिबल होंगे उस हैकर रैंक पे, और सेव चेंजेस करेंगे। तो ये था प्रॉब्लम सेटिंग के बारे में। और आपको वो चेक भी करना पड़ता है, मतलब क्या, मतलब जब आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेट हो जाएगा ना, तो बेसिकली आप खुद की एक कॉन्टेस्ट बनाओ और उसमें चेक करो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है क्या नहीं। मतलब यहाँ पे चैलेंजेस पे क्लिक करेंगे, बिट मैजिक क्वेश्चन ओपन करके हम खुद से एक बार चेक करेंगे कि हमारा कोड सही है या गलत है। मतलब तो ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेट करते हैं। मतलब तो इतना ही था। अगर किसी को कोई डाउट होगा प्रॉब्लम सेटिंग के बारे में या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। मुझे डाउट है। हाँ बोलो। तो अभी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोड फोर्सेस में ऑलरेडी था ना, मतलब हाँ, बिट हाँ। मैजिक का। तो Yes. मैं वो 4 लोगों में से हूँ SY के फॉर प्रॉब्लम हाँ। स्टेटमेंट। तो हमें ओरिजिनल लिखना होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो हाउ डू वी गो अबाउट इट, मतलब ओरिजिनल हमारा ओन क्वेश्चन लिखना है। अभी ये वाला लिया था ना, तो
वैसा प्रॉब्लम सेट करना हो खुद का, तो वो कैसे करे? खुद से लिखना हो तो मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से ले? आपको कंसेप्ट पता होगी ना, मतलब जो भी कंसेप्ट है, अगर आपको मतलब किसी सेट पे या मैप पे बनाना है पर्टिकुलरली, या वेक्टर पे बनाना है जिसमें वेक्टर यूज हो, तो आप उस पे बना सकते हो। मतलब आपको एक बार कंसेप्ट पता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम की क्या है। अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें बिट का ऐसा मतलब कुछ यूज हुआ था जो आपको अभी क्वेश्चन में डालना है, तो आप अपना खुद का अलग क्वेश्चन बना सकते हो। बस कंसेप्ट आप कहीं से ले लो, या अगर आपने कुछ नई सीखी होगी तो उस पर भी बना सकते हो। तो पहले मैं क्या डिसाइड करना होगा? पहले मेन लॉजिक कंसेप्ट, डिसाइड करना होगा। अच्छा, मेन कंसेप्ट कंसेप्ट, के हाँ। बाद फिर तुम लॉजिक, लोग फिर फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना प्रॉब्लम सेटिंग, पहले तो इतना ध्यान रखो फर्स्ट टाइम कर रहे हो तुम लोग प्रॉब्लम सेटिंग। फर्स्ट टाइम जब कर रहे हो तो पहले तो तुमने अगर उस पे कुछ सॉल्व किया है वो क्वेश्चन, तो ही उस चीज पे बनाने की ट्राई करो। नहीं तो ऐसा, अभी तुम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तुम लोग सीधा ट्री ग्राफ पे कर रहे हो कि टफ क्वेश्चन बना के देना है मुझे, और तुमने किया नहीं कभी, और उस पे तुम खुद का क्वेश्चन बनाने जाओगे, देन इट वोंट हेल्प, राइट? तो वैसा अगर तुम लोगों को अगर कोई कंसेप्ट हम लोग दे देते कि इस पे बनाना है तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और तुम्हें वो कंसेप्ट आता नहीं है, देन तुम लोग खुद का मत करो, खुद से मत बनाओ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कहीं पे जाओ, कोई भी वेबसाइट पे जाओ, उधर फिल्टर आउट करो ये कंसेप्ट से रिलेटेड कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, उससे आइडिया लो कि ये अच्छा ये कंसेप्ट है ऐसा, इसकी स्टोरी लाइन मैं खुद की फ्रेम करूंगा, टेस्ट केसेस में खुद का फ्रेम करूंगा, बट कंसेप्ट ये रहेगा। इतना याद रखो। मतलब अगर खुद से, और तुमने वो कंसेप्ट पहले भी पढ़ रखा है, तुम्हें उस पर कुछ चीजें पता है कि इसको ऐसा कर सकता हूँ मैं, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा, देन यू कैन गो फॉर इट। एंड खुद का क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें तुम लोगों को टेस्ट केस वगैरह डालना है ना, देन वो देखो कि वो टेस्टिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो टेस्टिंग के लिए भेजना पहले हम सबको, मतलब डायरेक्टली अपलोडिंग के पहले, राइट? ओके ओके, या और कोई क्वेश्चन है किसी को पूछ लो इनको। और So वो firstly, टेस्ट केसेस भी हम डिसाइड करते हैं तब क्या क्या इंक्लूड करना होता है? मतलब एज केसेस और डेटा टाइप वगैरह, और yes, उसके अलावा यस, मतलब कंस्ट्रेंट वो, तुम लोग ये भी देख सकते हो, कंस्ट्रेंट्स तुम लोग जो सेट करते हो, राइट? कंस्ट्रेंट्स में तुम लोग देखते हो कि 10 पावर 5 वगैरह डाल रहा हूँ। अभी बहुत बार ऐसा हुआ है, हमने देखा है प्रॉब्लम सेटिंग में, कि बच्चे हैं जिनको भी प्रॉब्लम सेटिंग में किया रहेगा, कभी किसी ने किया रहेगा, मे बी लास्ट ईयर या ईयर, वो लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट्स डाल देंगे 1, n की वैल्यू हो सकती है 1 से 10 पावर 5, और टेस्ट केस में डालेंगे n की वैल्यू 1, फिर 10, 100, 10 पावर 5 वगैरह के टेस्ट केसेस डालते नहीं है, तो वो ब्रूट फोर्स से सॉल्व हो जाता है। तो तुम्हारा जो कंस्ट्रेंट रहता है ना, उसके हिसाब से तुम्हारे टेस्ट केस होने चाहिए। तुम्हारे कंस्ट्रेंट में अगर है 10 पावर 5 तक, देन तुम्हें 10 पावर 5 का भी एक टेस्ट केस डालना चाहिए ताकि वो ब्रूट फोर्स से ना सॉल्व हो। और फिर तुम्हारे इसमें अगर है कि एरे की लेंथ है, एरे की लेंथ 1 to 100 है, और एरे में इंटीजर्स जो है उनकी वैल्यू 1 से लेके 10 पावर 9 तक जा सकती है, तो तुम्हें ये इंश्योर करना है कि टेस्ट केस में हम लोग लॉन्ग इंटीजर्स भी डाले टेस्ट केस में। मतलब 100 लेंथ की एरे रहेगा, लेकिन उसमें जो वैल्यूज रहेंगे वो लॉन्ग भी रह सकते हैं 10 पावर 9। नहीं तो बच्चे कभी कभी कंस्ट्रेंट्स, बहुत बच्चे होते हैं जो ध्यान से पढ़ते नहीं और इंटीजर से सॉल्व कर देंगे और उनका सोल्यूशन करेक्ट आ गया, तो तुम्हारी भी गलती है ना कहीं प्रॉब्लम सेटिंग में, तुमने वो ध्यान से किया नहीं है। और टेस्ट केस वगैरह जनरेट करना वो सब हम बता देंगे, जिसका भी रहेगा, चार जन जो भी हॉबी के लिए, उनको बताएंगे, उनका सेपरेट मीटिंग रहेगी उस पर। मतलब बेसिकली है ना, जो कंस्ट्रेंट की लिमिट है, एक टेस्ट केस तो भी ऐसी होनी चाहिए जो कंस्ट्रेंट की लिमिट तक जाए। कोई ऐसा ऐप वगैरह है क्या, टेस्ट केस मेकर वगैरह? नहीं, वो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। करना पड़ता है। कोड करके सिंपल एक कोड रहता है, रैंडम फंक्शन, जो अभिज्ञान ने बताया था आपको, वो बताएंगे तुमको वापस से एक बार, उसका टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है, ठीक।